Hello everyone, let me introduce to myself first of all. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD and IIT Lucknow. So, now we will start a very interesting topic related to curves. Okay. In unit second, we will learn about the curve और हम कुछ क्लास में कर्व्स को डिफाइन कर चुके हैं. ओके उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस पे पहुंचे हैं. आज कर्व्स के एलिमेंट्स ऑफ कर्व को डिफाइन करेंगे. ओके याद होगा आपको लास्ट क्लास में जब फर्स्ट क्लास यूनिट सेकेंड की हुई तो उसमें आपने कर्व्स की डिफिनीशन पढ़ी. टाइप्स ऑफ कर्व्स में कुछ कर्व्स का इंट्रोडक्शन दिया. पूरा ओवरव्यू यूनिट का था. उसके बाद में कर्व्स क्यों प्रोवाइड कराते हैं, नीड्स क्या है कर्व्स की, उसको भी हम लोगों ने जाना. लेक्चर जब 2 में आए थे तब हम लोगों ने ये देखा कि टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या थे, उसके बारे में जाना. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कर्व में सिंपल, कंपाउंड्स और रिवर्स कर्व में. आज उन कर्व्स जो वही कर्व्स हैं तो हमने उस कर्व को ड्रा किया था सिंपल सर्कुलर कर्व जो कि आपके सिलेबस में है. सिंपल सर्कुलर कर्व उसके एलिमेंट्स को हमको डिफाइन करने हैं. ज्योमेट्रिकली रिलेशनशिप क्या रहेगी वो हमको डिफाइन करनी है और हम वो इस लेक्चर में डिफाइन करने जा रहे हैं. ओके सो एलिमेंट्स ऑफ कर्व वेरी इंटरेस्टिंग इन द कर्व टॉपिक और वी हैव डिसाइड discussing here about the elements of curves. The subject as you know surveying and geomatics KC 302 modules seconds and lecture number 3. Okay. Okay. So, elements of curve. Before we start this elements of simple circular curves, first of all we want to draw a simple circular curves once again. ओके एंड आई होप कि तुम सभी लोगों के पास में वो कर्व जो हमने सेकेंड लेक्चर में ड्रॉ किया था वो बना होगा. उसको फिर से बनाते हैं तब हम इस ज्योमेट्री को समझते हैं. ओके सिंपल सा देखिए ये कोई कर्व आपका होगा. ओके ये कोई कर्व आपका है. यहाँ से आपका ये O पॉइंट है. ओके ये टेंजेंट्स जाएगा, ये A हो गया, ये टेंजेंट्स इस पॉइंट से जाएगा तो ये इसको हम C पॉइंट कह सकते हैं जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट. ये हमारा T पॉइंट्स हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा. इसको रियर लाइन बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड लाइन बोलेंगे. ओके ये हमारा इंटरसेक्टिंग एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ एफ एक्स फाई हो गया और इन दोनों के बीच वाला जो फाई हो गया. और यहाँ से लेकर इस पॉइंट ये डिस्टेंस जो T1 से T2 है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ये जरूर ध्यान रखिएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ओके लॉन्गेस्ट कॉर्ड फॉर दिस कर्व ओनली. ओके और यहाँ से अगर एक लाइन हम ज्वाइन करें इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी पर तो वो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट करती है. ओके इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में कट करेगी और वो एंगल हो जाएगा 5/2 के हिसाब से. ओके इस पॉइंट को E दे दीजिए आप, यहाँ पे कट कर इसको F लिख सकते हो, ये भी C D भी लिख सकते थे EF. ओके ये एक डायग्राम है. अब आप देखिए ध्यान से इस डायग्राम को जब हम ड्रॉ कर दिए हैं उसके बेसिस पे ही पूरा आपको एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स को डिफाइन करने हैं. इसको हमने लास्ट क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था. ये डायग्राम कई चीज़ें इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी. तो अब जैसे कि इस कर्व में आप देख सकते हैं कि सेंटर O से हमने जो T1 से T2 तक जो कर्व ड्रॉ हुआ है वो बनाया है. तो अब सेंटर O दिया गया है, इसको हमने पहले बताया था कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्व होता है. इसको हम डिनोट करते हैं O पॉइंट से. ओके
उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, वो आपकी है इसकी रेडियस क्या रहेगी r, क्योंकि ये सिंपल सर्कुलर कर्व है तो बोथ साइड में रेडियस हमारी r रहेगी। तो सबसे पहले जो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 180। देखिए पहले नंबर लिखा है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा 180। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है, ये देखिए कर्व है, ओके, यहाँ से अगर आपका ये कोई पॉइंट्स होगा, यहाँ से ये टेंजेंट्स गया, ये टेंजेंट्स गया, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम लोग ये बोलेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग, और ये वाला जो कर्व होता है उसको बोलते हैं एंगल डिफ्लेक्शन एंगल। तो अगर अब मैं बात करूं ये i और प्लस फाई, तो कितना होगा i प्लस फाई इक्वल टू 180। क्यों? ये सिंपल ज्योमेट्री है कि ये दोनों एंगल हमारे कहाँ हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। ओके, तो पहला पॉइंट्स एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व में आप बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री है, सभी लोगों की बात समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल जब बनते हैं, उन दोनों का, दो एंगल हो या कितने भी हो, उन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप समझ सकते हो T1 से जो हमने ड्रा किया था, ये वाला T1 से ये B पॉइंट्स है, अगर मैं कह दूं B डैश तक ये लाइन पूरी है A से B डैश, तो इस लाइन पे ही हमारा B पॉइंट्स पे दो एंगल बन रहे हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग I जो कि मैंने डिनोट किया है, और दूसरा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल। ओके, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सभी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आएगा, जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक एंगल दिया रहेगा तो आप दूसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको इंटरसेक्टिंग एंगल, आपको डिफ्लेक्शन एंगल फाई गिवन रहेगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ सेंटर पे इसको कैलकुलेट करने के तरीके मालूम है, तो आई कैलकुलेट करना होगा, तो हम कह सकते हैं 180 माइनस फाई। ओके, तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो आप और सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, तो एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स में जो पहला पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किया है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 180, और डिनोट मैंने किया है i प्लस फाई से इक्वल टू 180। अगर फाई गिवन है या किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर i को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हो जाएगा 180 माइनस फाई। ओके, फिर उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं सेकेंड पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट्स में देखिए वही लिखा है सॉरी, एंगल T1 OT2। देखो कहाँ T2 है, ये T1 था, ये वाला हमारा T2 पॉइंट्स है। ओके, और ये O था, ये रेडियस RR बना दे रहे हैं। तो अब ये एंगल T1 OT2, ये देखो लिखा है, ये एंगल लिखा है, तो एंगल T1 OT2 इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस आई, और 180 माइनस आई अगर हम पहली वाली इक्वेशन के पास जाएं, ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस आई, मतलब यहाँ से फाई इक्वल टू 180 माइनस आई। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो एंगल T1 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस आई इक्वल टू फाई। तो ये सिंपल सी ज्योमेट्री से हमारा ये वाला एंगल आ गया। ओके, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फाई आ गया। ओके, अब ये समझ लीजिए क्यों, आप इस चीज को समझिएगा पहले कि जो एंगल मैंने यहां पे लिख दिया है T1 OT2 इक्वल टू 180 माइनस आई लिखा है। ओके, ये कैसे लिख दिए, ओके, ये भी तो पहले होना चाहिए कि ये एंगल लिखा कैसे। तो अब आप अगर इस डायग्राम को देखिए तो यहां से आप समझ सकते हो एक चीज, ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कोई भी कर्व हो, कि अगर ये टेंजेंट्स है तो यहां पर ये क्या बनेगा एंगल, बताओ। टेंजेंट्स जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, और ये वाला कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, वो भी टेंजेंट्स है। ओके, दूसरे कर्व के पॉइंट्स पे टेंजेंट्स है, तो दोनों टेंजेंट्स पे जो एंगल्स है वो 90-90 हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि T1 B एंड T2 एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में दो हमें पता है 90-90 और तीसरा I है। तो ये वाला एंगल जो बचा है, तो मैं लिखना चाहूं तो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 होता है आपका। ओके, तो लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एंगल T1
हमने लिख दिया एंगल T1 मतलब टेंजेंस पे है, एंगल T2 प्लस I और प्लस जो एंगल O होगा इक्वल टू 360, और आपको T1 की वैल्यू पता है 90 प्लस 90, तो यहाँ से देखो एंगल O क्या निकल कर आएंगे, एंगल O इक्वल टू 90 90 180, 360 में से माइनस कर दो तो 180 माइनस I आया। ओके, और 180 माइनस I जब आया है यहाँ पर, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमें ये हमने देखा है पीछे इक्वेशन से कि 180 माइनस I 5 ही आ जाता है, तो इसलिए एंगल O क्या है, 5 के इक्वल है। ये दूसरा एंगल यहाँ से आप समझ गए हो। तो सेंटर का जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के इक्वल ही रहेगा, ये आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, एंगल ऑफ जो फाई आया सेंटर पे O पॉइंट्स पे, ओके, वो आप देख लीजिए डिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल ही आया है। तो आपको जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो डिफ्लेक्शन एंगल और सेंटर पे जो रहेंगे दोनों सेम रहेंगे, तो सेंटर का जो एंगल अगर गिवन है तो आप समझ जाओगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, वही रहेगा। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जैसे आपको पता चल गया तो आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है कि जो टेंजेंस T1 और T2 जो हमने टेंजेंस दो ड्रा किए हैं, मीन्स इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, रियर लाइन, और दूसरा जो है एंड पॉइंट्स, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स और द फॉरवर्डिंग लाइन, उन दोनों लाइनों के जो टेंजेंस जाते हैं जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट और अपेक्स बोलते हैं, जो कि B पॉइंट्स पे आपके कर्व में दिख रहा है। ओके, और उस पे जो एंगल है वो आपका I एंगल जो है वो इंटरसेक्टिंग एंगल है, और उससे हमने एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं पहली एलिमेंट्स की बात की थी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है और वो B पॉइंट्स पे हमने देखा I प्लस 5 इक्वल टू 180 होता है। ओके, उसके बाद में हमने आपको जो सेंटर पॉइंट O पे एंगल निकाला है कि वो कितना बन रहा होगा, तो उसको भी कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है, हमने प्रॉपर्टी लगाई है टेंजेंट्स की, प्रॉपर्टी लगाई है क्वाड्रिलेटरल की, और हम जान गए कि एंगल O और एंगल जो इंटरसेक्टिंग है दोनों का सम 180 आएगा। और फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया कि 180 में से अगर I माइनस किया जाएगा तो वो 5 के इक्वल आएगा, तो एंगल O पॉइंट्स पे हमारा क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। ओके, सो सेंटर एंगल एंड द जो डिफ्लेक्शन एंगल है दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, समझ गए। तो आपको यहां से ये पॉइंट्स मिल गया कि सेंटर एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल्स आर सेम। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे अपने आप। ओके, कि सेंटर एंगल कौन सा हम बोलते हैं सर्वेइंग में, डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा बोलते हैं, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, टेंजेंट्स लेंथ। ये देखिए, टेंजेंट्स लेंथ की बात करें तो टेंजेंट्स लेंथ क्या होगी हमारी, BT1 BT2 OT1 tan phi बाई 2। कैसे आया देखो, यहां से लेकर यहां तक हमारा टेंजेंट्स है BT1, ये टेंजेंट्स, और ये दूसरा टेंजेंट्स है, ये भी इसके इक्वल ही होगा BT2, क्योंकि रेडियस सेम है। ओके, एंगल्स दोनों सेम है। तो अब BT1 और BT2, ओके, तो ये BT1 BT2 हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन ये ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 5/2। अब आप देखिए, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, ट्रायंगल की। देखो तो ट्रायंगल T1BO, इसमें अगर बात करें T1BO में, तो आपको देखो क्या दिख रहा है, एट T पर हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो यहां अगर हम tan एंगल लगा दें, tan phi बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, tan phi बाई 2, तो tan phi बाई 2 क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस और दिस। देखो ये वाला 90 डिग्री है और ये 5/2 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है आपकी, T1B और ये T1O। तो tan phi लगाओगे, tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, T1B डिवाइड बाई T1O। ओके, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, क्या निकल कर आएगा, T1V, तो T1V आपका निकल कर आ जाएगा T1O tan phi बाई 2। ओके, तो अब आपको टेंजेंट्स लेंथ जो है BT1 या BT2 दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। और OT क्या है हमारा, OT1 जो ये T1 है, रेडियस ही तो है।
ओके, तो अगर किसी भी कर्व की रेडियस दी गई होगी तो टेंजेंट्स की हम लेंथ निकाल सकते हैं कैसे, r tan phi बाई 2। और फाई क्या है हमारा, फाई जो है वो आपका एंगल दिया गया है, वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये पूरी ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी कि कैसे हम टेंजेंट्स लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। r tan phi बाई 2 कहां से आया। ओके, अब इसको हटाते हैं 1 मिनट। अब आप समझिए, ये पूरा हमने जो डिस्कस किया है तो सारी चीजें बताई हैं उस, देखिए उसी डायग्राम से। ओके, तो सभी लोगों को वो डायग्राम ध्यान रखना है और ये समझना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग डिफ्लेक्शन एंगल ये 180 के इक्वल होता है, i प्लस फाई 180 होता है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एंगल T1O T2 इक्वल टू 180 माइनस आई, और वो किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है, हमने अभी तक देखा है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल होंगे दोनों हमारे इक्वल होंगे, और टेंजेंट लेंथ BT1 BT2 दोनों इक्वल हैं। लेकिन कैसे कैलकुलेट करोगे, हमको अगर रेडियस पता है किसी कर्व की और डिफ्लेक्शन एंगल या सेंटर एंगल मालूम हो अगर आपको, तो आप बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। OT1 tan phi बाई 2 वो हमने ट्रायंगल से देखा है अभी। ओके, तो और OT1 हमने देखा है डायग्राम में, R आया था तो R इक्वल टू tan phi बाई 2। ये 3 एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं एलिमेंट नंबर 4। अब क्या लिखा है, एलिमेंट नंबर 4 जो सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में जानना चाहेंगे वो है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। अब लॉन्ग कॉर्ड कौन सी होती है, हम बता चुके हैं, ये T1 से T2 तक ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। कहाँ है, ये वाला, ठीक, ये वाली, ये जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है, तो इसका मतलब T1 से T2 तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें, ये आपको दिया गया R रेडियस, ये दिया गया है phi बाई 2 एंगल, तो ये वाली डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर यहाँ कट कर रही होगी, देख लो ध्यान से, सिंपल सी ज्योमेट्री है। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो ये रेडियस जो जाएगी एंगल के साथ, तो ये वाली हाइट जो हो गई ये तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, R cos phi बाई 2, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस T1E हो जाएगी, जो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे T1E, ये क्या हो जाएगी, कंपोनेंट ब्रेक कर दो तो R sin phi बाई 2। ओके, समझ गए होंगे। ये जब कंपोनेंट्स हमने ब्रेक किए तो देखिए R sin phi बाई 2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या है, इसकी डबल है पूरी, T1E और T2E तक, तो डबल डिस्टेंस हो जाएगी। तो इधर भी ट्रायंगल में सेम चीज रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं ये भी हमारा आ जाएगा R sin phi बाई 2। ओके, देखो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई बिल्कुल, कि T1 से E तक और T2 से E तक हमारा जो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं सेंटर पॉइंट से हमने तोड़ दिया, जो हमारा एंगल के साथ में R के साथ है उसको R cos phi बाई 2 लिख देंगे, और सामने वाली जो लाइन है उसको हम R sin phi बाई 2 लिख दिए। T1 E तक R sin phi बाई 2 है, सेम हमारा लेफ्ट पार्ट में जाओगे तब भी हमारा E से T2 तक भी हमारी डिस्टेंस R sin phi बाई 2 होगी। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकल के आ जाएगी, और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड की क्या होगी हमारी, T1 से T2 तक, और ये किसके इक्वल है, T1E प्लस E T2, और हमें पता है T1E इक्वल टू आया हमारा R sin phi बाई 2 प्लस R sin phi बाई 2, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 2R sin phi बाई 2। ओके, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये देखो 2TE आ गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 2R sin phi बाई 2, यही हमारा ड्राइव होकर आया। तो लेंथ ऑफ, ये भी हमें एंगल पता अगर है और रेडियस पता है तो हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड भी बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सभी लोग कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेट हो सकता है आराम से, सिर्फ और सिर्फ हमको किसी कर्व की रेडियस और उसका सेंटर एंगल पता हो जाए। सेंटर एंगल को हम इंटरसेक्टिंग एंगल, फाई एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, वहां पर भी उसके साथ इक्वल होता है, वो हम पीछे एलिमेंट्स में देख चुके हैं। तो फोर्थ जो ये एलिमेंट ही तो है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, तो लॉन्ग कॉर्ड क्या है, एलिमेंट ऑफ हमारा सिंपल कर्व है। ओके, तो उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, 2R sin phi बाई 2। ओके, तो मैं अभी इंडिविजुअली एक एक पार्ट को डिफाइन कर रहा हूं, एक एक पार्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, इसको समझिएगा।
ओके। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट्स है हमारा लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व क्या है? ये वाली लेंथ, सभी लोग समझिए, ये जो कर्व बन रहा होगा तो इसकी लेंथ, ठीक। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क T1 F T2, यही तो बात कर रहे हैं हम, ओके। इस जो कलर किए हैं तो T1 F T2 तक ये डिस्टेंस कितनी होगी और कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में करते हैं हम, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनको सर्कल के बारे में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ओके, 10th क्लास में पढ़े होंगे। जब सर्कल आप पढ़ते थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि किसी भी कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो L इक्वल टू और थीटा होता है। और आज वही हमारा फार्मूला यहां पर काम आएगा। जो आपने उस समय पढ़ा है वही पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे यूज होगी। जो 9th 10th में पढ़ाई नहीं की है उनके समझ में ये बात नहीं आएगी। तो देखिए, किसी भी कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है वो आप समझ जाइए। क्या होती है? अगर हम इसको L मान लें तो L इक्वल टू R थीटा होती है, ठीक। जब हमारा कोई सर्किल में, ये कोई सर्किल है और ये कोई कार्ड है, ये थीटा डिग्री है, ये R है और ये लेंथ अगर निकालनी है तो यहाँ पर हम देखें ये कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कुलर कर्व का ये पार्ट ही तो है, उसका सेंटर O है, सेंटर पे एंगल फाई बन रहा है, इसकी लेंथ L होगा, ये रेडियस R, ओके। तो यहां से अगर हम कहें तो L R थीटा हो गया। लेकिन अब क्या है? L क्या है हमारे? T1 E T1 F T2, ओके। तो और यहाँ पे एंगल थीटा की जगह क्या है? फाई है। तो मैं लिख सकता हूं कि लेंथ इक्वल टू हमारी जो आ जाएगी वो R फाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है इन रेडियन, ओके। जब रेडियन में बात करेंगे तो ये तो पता ही होगा। आप जाइए और पीछे, जब 10th क्लास में आप लोगों ने कन्वर्ट किया था रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, ओके। तो रेडियन में करोगे तो आपका बहुत सिंपल हो गया, और अगर उसको हम डिग्री में करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हमारा आ जाएगा ये आपका डिग्री में। तो देखिए R फाई आ गया लेंथ उसकी, तो उसी में हमने पाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हो जाएगा पाई R फाई अपान 180। ये क्या आ गया? जो ये वाली लेंथ हो गई है, ओके। तो अब आप समझ गए, लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग कार्ड की लेंथ निकाल लिए, टेंजेंट्स की लेंथ निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकाल लिए, एंगल सब कैलकुलेट कर लिए, और ये डिस्टेंस भी हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है, ओके। समझ गए? अब आते हैं एलिमेंट पॉइंट 6 पे, ओके। वो है हमारी एपेक्स डिस्टेंस। तो देखो एपेक्स डिस्टेंस क्या होगी? BF, ओके। अब आप इसमें ढूंढो BF कहां पे है? B पॉइंट और F पॉइंट अगर हमको दिख रहे हैं तो इस डायग्राम में आपको B पॉइंट्स ए वाला पॉइंट्स है, F पॉइंट्स ए वाला पॉइंट्स, ओके। तो ये BF डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यही हम कह सकते हैं एफेक्स डिस्टेंस। अब इतनी एफेक्स डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, ओके। तो देखिए हमारी ज्योमेट्री ये कहती है कि O से लेकर B तक कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा, और O से लेकर F तक कैलकुलेट करना आसान होगा। बताओ, तो B से लेकर O तक और O से लेकर F तक तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं, और अगर ये दो चीजें जब पता हैं तो फिर हमको BF कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर BO में से FO या OF माइनस कर देंगे तो वो हमारी एपेक्स डिस्टेंस PF मिलेगी, ओके। किसी कोई प्रॉब्लम तो बताओ। यहां पर आपका ये हो गया है, एक मिनट इसको बैक करते हैं। देखो एक मिनट, ओके। ये वाले डिस्टेंस, ओके। तो ये जो है आपका ये वाली एपेक्स डिस्टेंस, ठीक। दिस BF इक्वल टू BO माइनस OF। अब देखिए BO की अगर मैं बात करूं तो R sec phi by 2, और OF हमारा क्या है? कहाँ ये है? ये क्या है? रेडियस R ही तो गिवन है। OF क्या गिवन है? हमारी रेडियस, ओके। और ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगी ये वाली यहां से यहां तक की, उसको हम लिख सकते हैं R sec
5/2। कैसे? हमें ये डिस्टेंस पता है, ये 90 डिग्री एंगल है तो हमको ये टोटल डिस्टेंस पता रहेगी। तो हमें जब ये डिस्टेंस पता हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिया गया है, आप देखिए ये वाला 90 डिग्री दिया, ये लाइन हो गई, ये हो गई पूरी ये लाइन। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम, इस तरीके से बना ये वाला, और ये रेडियस r हो गई, और ये वाली लाइन हो गई हमारी B से लेकर O तक। ओके, ये T पॉइंट्स हो गया टेंजेंट्स, ठीक। ओके, तो ये वाले रहेगा। तो इस ज्योमेट्री से हम एपेक्स डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकल कर आएगी बताओ। ये r दिया गया हमको, और इसको हम पहले कैलकुलेट पीछे कर चुके हैं। देखो यहाँ पर टेंजेंट्स लेंथ r tan phi/2, देखो ये वाली डिस्टेंस है r tan phi/2, इसको हम यूज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जब यूज करोगे r tan phi/2, अब आपको निकालनी ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या हमारा हाइपोटेनियस है, हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो तीसरी साइड है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी ये जो आएगी वो हमारा ये ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लेना, sec phi/2 आ जाएगा। ओके, तो ये sec phi/2 आएगा। अब इसमें से अगर r रेडियस माइनस कर दोगे तो एपेक्स डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। ओके, समझ गए सब लोग? तो ये एलिमेंट्स हमारे जो निकालने थे, एलिमेंट्स हमने जो कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस पूरे कर्व में 4, 5, 6 एलिमेंट्स कैलकुलेट किए हैं। इन 6 एलिमेंट्स के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जान जाइए। ओके, उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व सिंपल होता है कि कोई भी कर्व पर हम कैसे कोई पॉइंट्स को डेजिग्नेशन करते हैं, लिखते हैं। Curve may be designated either by radius or by the angle subtended at the center by a chord of particular length. A curve is designated by the angle in degree subtended at the center by chord of 30 meter, or we can say 100 feet length. This angle is called the degree of curve D. It is denoted by capital D. The degree of curve indicates the sharpness of the curve. तो ये डिग्री ऑफ कर्वनेस डी होगी, वो हमारी शार्पनेस ऑफ द कर्व डिनोट करेगी। ओके, इन इंग्लिश प्रैक्टिस हम अलग लिखते हैं, अमेरिकन, कनाडा, इंडियंस के तरफ से अलग लिखते हैं, और ये चीज़ करते हैं। ये हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कर्व, डिग्री एंड कर्व है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पूरा डेरिवेशन ये करेंगे। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा आप तब तक, और एलिमेंट्स के बारे में जान लीजिए, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास।